चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम इस टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूक्लिड की जो ज्योमेट्री उन्होंने बनाई थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो वर्ड है, ज्योमेट्री ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है एक जियो और दूसरा है मैट्रिन, है ना। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ज्योमेट्री कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, है ना। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना एक जियो वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड क्या है? मैट्रिन। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और मैट्रिन का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट करना। तो जो ज्योमेट्री वर्ड जो आया था उसका सबसे पहला बेसिक वाला जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? जब हमें किसी चीज़ को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी। किस चीज़ को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी? अर्थ। अर्थ की जगह हमने यहाँ पर लिख लिया लैंड। बहुत पुराने टाइम में, है ना, जब बहुत पुराने टाइम में हमें कभी भी लैंड को मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जो सबसे पहली बार बोला गया होगा ज्योमेट्री, वो वर्ड कब आया होगा? जब किस चीज़ की नीड हुई? लैंड को मेजरमेंट करने की नीड, है ना। ये जो ज्योमेट्री है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, और ये सबसे पहले इजिप्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ी गई। इजिप्ट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। इजिप्ट और इंडिया, चाइना, है ना, ग्रीस, बेबीलोन, है ना, इन सब जगह पर ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा स्टडी की गई। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें मेजरमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, वो ब्रांच क्या कहलाती है? ज्योमेट्री। ठीक, और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इजिप्ट में लोग क्या करते थे, जैसे फार्मर होते थे, उनके पास अपने अपने फील्ड थे, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग ओनर हैं, तो वो क्या करते थे, अपनी फील्ड के बीच में बाउंड्री खड़ी कर लेते थे। ये मेरा फील्ड इतना और ये आपका, इस तरह से अलग अलग जगह पर बाउंड्री बना लेते थे अलग अलग। ओके, तो कभी भी वैसे बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ आने की वजह से क्या होता था, वो बाउंड्रियाँ गिर जाती थी उनकी। अब बाउंड्री गिर गई, कोई पूरी गिर गई, कोई आधी गिर गई, कोई थोड़ा सा पार्ट गिर गया, है ना, तो उनको वो रिकंस्ट्रक्टेड करना होता था। अब रिकंस्ट्रक्टेड करके उनको इक्वल बाउंड्री बनानी होती थी सबको। अब तब तो वो जानते नहीं थे क्या लेंथ होता है, क्या ब्रेड्थ होता है, एरिया कैसे कहते हैं, वॉल्यूम कैसे कहते हैं, वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनको फिर भी इक्वल बनाना होता था। तो उन बाउंड्री को इक्वल बनाने के लिए उन्होंने टेक्निक डेवलप की, और वो टेक्निक कौन सी थी? वो टेक्निक थी मेजरमेंट की टेक्निक्स, जैसे कि एरिया और वॉल्यूम, ये सब निकालना। वो उन टेक्निक को उन्होंने इतना डेवलप कर लिया था कि वो उस टाइम पर पिरामिड का एग्जैक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते थे। पिरामिड समझते हो आप लोग? पिरामिड जिसका बेस कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, ट्राइंगल हो सकता है ना, तो वो पिरामिड का एक्चुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला उस टाइम पर जानते थे। ये बात है मैं आपसे कर रहा हूँ बिफोर क्राइस्ट, 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 BC के टाइम पर, उस टाइम पर ये सारे फॉर्मूले वो जानते थे, है ना। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी जैसे हमारा मोहनजोदाड़ो, आपने नाम सुना है ना, फिर उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कहीं पर, तो वहाँ पर आपने देखा कि जब हमने उसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने रोड बनाए हुए थे, पैरेलल रोड। उनको कैसे पता था कि ये रोड पैरेलल होनी चाहिए? उन्होंने रूम बना रखे थे, है ना, हाउस बना रखे थे, छोटे छोटे हाउस थे, और वो सेम भी थे और डिफरेंट भी थे। यानी कि उस टाइम पर 800 BC के या 700 BC के आसपास भी वो लोग ये जानते थे कि ये पैरेलल चीज़ें बन सकती हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप और इंडिया में अगर देखो, पुरानी हिस्ट्री में जाओगे 500 BC के आसपास, तो आपने कभी कोई सीरियल आप देख रहे होगे तो वहाँ पर ना यज्ञ करते थे लोग, ये ऋषि मुनि होते थे, यज्ञ करते थे, तो ये बड़ा स्पेशल टाइप का मंच बनाते थे अपना, तो वो पूरा सर्कुलर होता था, है ना, फिर उसके ऊपर एक और सर्कुलर है, फिर उसके ऊपर बैठ के यज्ञ कर रहे हो, तो वो सर्कल भी जानते थे उस टाइम पर, आप ये सोचो, है ना। इसके अलावा आप देखोगे एक श्री यंत्र आता है, श्री यंत्र समझते हो? ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल बना होता है ना, आपने कभी ऐड देखा हो टीवी में, तो वो जो श्री यंत्र है उसमें 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हुए हैं, है ना, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल, छोटे छोटे 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलकर वो श्री यंत्र बनाया हुआ है। इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी जानते थे उस टाइम पर, लेकिन वो नाम नहीं जानते थे उसका, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। वो बस प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते रहते थे।
तो जब ये सब चलता जा रहा था तो बाद में क्या हुआ, इनका कुछ प्रूफ नहीं था। स्टडी तो हो रही थी, इजिप्ट में लोग कर रहे थे, ग्रीस में लोग कर रहे थे, इंडिया में भी लोग कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये क्यों होती हैं। वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते थे। कोई दीवार बना के खड़ी कर दी, ठीक है, उनका मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये मेजरमेंट करेक्ट कहाँ से आया ये वो नहीं जानते। ठीक, फिर बाद में ग्रीक के एक मैथमेटिशियन आए थे थेल्स, जिन्होंने अब तक जो बातें हो रही थी वो सब ऐसे ही हो रही थी कि वो प्रैक्टिकली चल रहा है, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है। थेल्स ग्रीक के एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहला प्रूफ दिया था ज्योमेट्री का। वो ये था कि अगर किसी सर्कल को हम बनाएं तो उसको जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये ज्योमेट्री का सबसे पहला प्रूफ था जो थेल्स ने दिया था। ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो, है ना। फिर उसके बाद उन्हीं के साथ के और भी लोग आए, जैसे कि पाइथागोरस आए, और फिर पाइथागोरस ने ट्रायंगल के ऊपर और बहुत सारे सर्कल के ऊपर, है ना, बहुत सारी चीज़ों, बहुत ज्योमेट्री में बहुत सारे उन्होंने प्रूफ दिए, है ना। बाद में फिर और ज़्यादा जब आगे बढ़े, थेल्स के बाद आप आए पाइथागोरस पर। पाइथागोरस के बाद फिर एक टीचर थे मैथ्स के, उन टीचर का उनका नाम था यूक्लिड। ये क्या थे, यूक्लिड कौन थे, मैथमेटिक्स के एक टीचर थे। तो उन्होंने जो अब तक की जितनी भी सारी स्टडी रिसर्च थी, जो भी नॉलेज थी, उन सबको कलेक्ट कर लिया यूक्लिड ने, और उसको कलेक्ट करके उन्होंने एक बुक बना दी। उस बुक का नाम रखा गया, उस बुक में उन्होंने 13 चैप्टर बनाए थे, 13 चैप्टर, और ईच चैप्टर का नाम उन्होंने क्या रखा, बुक। ईच चैप्टर का क्या नाम था, यानी कि उनके बुक में, उनकी बुक का नाम उन्होंने रखा था एलिमेंट। बुक का नाम क्या था, एलिमेंट, है ना। और उसमें 13 चैप्टर थे, और ईच चैप्टर का नाम क्या था, बुक। यानी कि एलिमेंट के अंदर कितनी बुक थी, 13 बुक। और वो उन्होंने उस बुक में लिखा क्या था, उन्होंने जो अभी तक मैंने आपको बताया कि इजिप्ट के लोग ऐसा करते थे, बेबीलोन के लोग ऐसा करते थे, इंडिया के लोग ऐसा करते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की। फिर थेल्स ने एक प्रूफ दे दिया, पाइथागोरस ने कुछ पाइथागोरस थ्योरम दे दी, है ना, प्रूफ करके दे दी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके उन्होंने आसपास देखा, और उन्होंने कुछ चीज़ें सोची कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ 2 या 4 चीज़ें हैं जिनको अगर डिफाइन कर दिया जाए तो उन्हीं से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक फिगर बना रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस फिगर का क्या नाम है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो फिगर है ये सरफेस है, इसका नाम क्या रखा जाएगा, सरफेस। ये जो आउटर बाउंड्री है इनका नाम क्या रख दिया जाए, सरफेस। उन्होंने ये कहा इनका नाम रखा जाना चाहिए क्या, सरफेस। ये जो सरफेस जहां भी एंड हो रही है उस जगह का नाम, या जो भी लाइन कहीं पर एंड होती है उस जगह का नाम उन्होंने कहा रखा जाना चाहिए क्या, पॉइंट। ठीक है। इस सरफेस का जो मेजरमेंट है उन्होंने कहा इसका नाम रखा जाना चाहिए क्या, लेंथ, है ना, या इसका नाम रखा जाना चाहिए क्या, ब्रेड्थ। ये उन्होंने उस बुक में 13 चैप्टर्स की फॉर्म में बताया हुआ था, जितनी भी कलेक्टिव नॉलेज थी उनकी। ओके, लेकिन एक चीज़ थी, उन्होंने जो पॉइंट बताए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूं, जो उन्होंने अपनी बुक में एक पॉइंट दिया था। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, मैंने आपके सामने एक उनका स्टेटमेंट लिख दिया। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। उन्होंने कहा पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इस बोर्ड पर मैंने ये लाइन खींच दी, इस लाइन ने इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, आंसर है 2। एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। ठीक, अब आप ध्यान से देखना। अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट ने इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पता नहीं, हमें नहीं पता कितने पार्ट में डिवाइड किया, है ना। तो हमने क्या लिखा, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक डायमीटर एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। लेकिन पॉइंट अगर मैं बना दूं, ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, बताइए कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमें नहीं पता, है ना। तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है।
हमने सुना, पढ़ा उसको, लेकिन एक चीज़ ये थी कि जो यूक्लिड ने जो बताया था वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, यूनिवर्सल ट्रुथ थी। क्या थी? यूनिवर्सल ट्रुथ। उनका कोई भी प्रूफ नहीं था, कोई भी प्रूफ। क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये इस बोर्ड को किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा? क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं। हाँ, देख के दिख रहा है हमें। आप क्या बोलोगे? हमें दिख तो रहा है। अगर मैंने बोला कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट के बीच में खींची गई है, आप प्रूफ कर सकते हैं क्या इसको? आप कहेंगे नहीं, प्रूफ नहीं कर सकते इसको, दिख रहा है वो तो सर 2 पॉइंट के बीच में ही तो खींची गई है एक लाइन। तो इसका मतलब ये है कि यूक्लिड ने जो 13 बातें कही थी, है ना, जो 13 चैप्टर बनाए थे, उनमें जो बातें थी वो क्या थी? यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण उन्होंने क्या कहा कि ये सब प्रूफ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो चीजें प्रूफ नहीं की जा सकती उनका उन्होंने नाम रखा था क्या? एक्जम्स। क्या कहेंगे उनको? एक्जम्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, जिनको आप मानेंगे, जिनको आप प्रैक्टिकली तो समझते हैं लेकिन आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब एग्जाम के साथ साथ आप इस चैप्टर में एक टर्म और पढ़ रहे होंगे, वो है प्यारे बच्चों पोस्टुलेट। क्या पढ़ रहे होंगे? अब एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? आंसर है नो, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं कहूं कि ये पोस्टुलेट्स जो है ये भी एग्जाम्स हैं तो मैं सही कह रहा हूं। एग्जाम्स तो हैं ही। एग्जाम्स क्या हैं? ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। पोस्टुलेट भी क्या होते हैं? एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए गए हैं? तो आंसर है किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। तो एग्जाम्स क्या होते हैं? एग्जाम्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आप यूज करोगे। यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, XYZ आप मैथमेटिक्स में कहीं पर भी किसको यूज कर सकते हो? एग्जाम्स को, है ना। लेकिन पोस्टुलेट को सिर्फ कहां पर यूज करते हैं? जब हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? ज्योमेट्री। तो यानी कि जितने भी पोस्टुलेट है वो सब क्या हैं? एग्जाम्स होते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? तो यूक्लिड ने अपने चारों तरफ की नॉलेज जो भी नॉलेज थी उसको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्स दिए और कुछ पोस्टुलेट दिए। आप ये बात याद रखना कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक। जो सबसे पहले यूक्लिड ने जो एग्जाम्स बनाए थे वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्स उन्होंने दिया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जितने भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये सब थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम करेंगे, आप कुछ भी पढ़ रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि ये ज्योमेट्री के लिए हो। ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, इसको उन्होंने ऐसे समझाया कि सपोज करो आपके सामने बना हुआ है कोई एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और एक मैंने ले लिया ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, है ना। मैंने आपसे कहा कि इस रेक्टेंगल का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक, और मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसका एरिया निकाला होगा 2 इंटू 2 करके, तो इसका आंसर आ गया होगा 4, है ना। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाला होगा, है ना। तो इसका हमने क्या किया, हाइट ले ली होगी 4 और बेस ले लिया होगा 2, तो आंसर कितना आ गया? 4। वो XYZ कुछ भी रहा, उससे कोई लेना देना नहीं अभी हमें। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है? ट्राइंगल के इक्वल। और ट्राइंगल का एरिया मैंने आपसे कहा कि ये किसके इक्वल है? ये स्क्वायर के इक्वल है। तो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के इक्वल है, ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है? स्क्वायर के, तो स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो यानी कि जब हमने क्या पढ़ा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सिंपल है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। ये तो पहला एग्जाम्स उन्होंने जो दिया था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, ये 7 लिखे हैं। 7 में से कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपको सेपरेटली समझने हैं और कुछ ऐसे हैं जो कलेक्टिवली समझ जाओगे, आप एक एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे।
पहला वाला समझ में आ गया? ठीक। इसके और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो कि एक सर्कल का एरिया ट्राइंगल के इक्वल है, ट्राइंगल का एरिया ट्रेपीजियम के इक्वल है, तो सर्कल और ट्रेपीजियम का एरिया आपस में इक्वल होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? अब इसके बाद इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। दो हो गए। तीसरा, थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ टू सेम थिंग्स इक्वल टू वन अनदर। इन सब का मीनिंग आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिखा 4 और इक्वल का साइन, और फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा 4, ये लिखा मैंने। ठीक, सबसे पहली चीज एडिशन का रूल। अगर यहां बीच में इक्वल का साइन है, इस बात का मतलब ये दोनों चीजें क्या हैं? इक्वल। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक, अगर मैं अब यहां पर दोनों साइड सेम चीज को ऐड कर दूं तो जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे? सेम, इक्वल आएंगे। कब? जब कैसी चीजें ऐड की गई? इक्वल। अगर मैं इक्वल ऐड ना करूं तो आंसर सेम नहीं आएंगे, और ये दोनों चीजें फिर रिजल्ट जो होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये बात आती है समझ में? ठीक। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? इक्वल ऐड करके देखा, इक्वल रिजल्ट आता है। अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट कैसा आएगा? इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल आंसर सेम है, सेम चीज तो चल रही है। अगर मैं इनमें से डिफरेंट ऐड कर दूं तो आंसर कैसा आएगा? डिफरेंट, और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ये समझ आता है हमें, हमने करके देखा है ना। इसी तरह से आप एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर मैंने 4 का क्या कर दिया? डबल, और इधर भी मैंने क्या कर दिया? डबल। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? डबल। तो यहां पर रिजल्ट कैसा आएगा? इक्वल। सिमिलरली आप ये कर सकते हो कि मैंने यहां पर और यहां पर क्या कर दिया? हाफ। इसका भी क्या कर दिया? हाफ, और इसका भी हाफ। तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो इसका मतलब तो अगर इक्वल चीज ऐड की जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए, डबल किया जाए, हाफ किया जाए, अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनमें अगर इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, डबल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए, जो उनके रिजल्ट आते हैं वो भी आपस में कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो ये 4 एग्जाम तो आपको एक ही टर्म से समझ सकते हो। ठीक, अब इसके बाद थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि जैसे मेरे पास ये है ना, इसके जैसा मेरे पास एक और है। ठीक, वो दोनों देखने में एक जैसे हैं तो जस्ट इक्वल है, उनकी सरफेसेस आपस में इक्वल हैं, तो मैंने क्या कहा? ये दोनों आइडेंटिकल है। कैसे है? आइडेंटिकल। तो उन्होंने एक एग्जाम्स बनाया कि जो भी आइडेंटिकल चीज होती हैं वो सब आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है ना, और भी क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक ले ली, ये सब की सब कैसी हैं? आइडेंटिकल। तो मैंने कहा कि ये सब कैसी हैं? इक्वल। किस में? एरिया में, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, ये सब कैसी है? इक्वल है। ये समझ आ गया? यूक्लिड पोस्टुलेट हम यूज करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, ये भी एग्जाम्स हैं सारे। सबसे पहले देखो, इसमें जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 ये जो 4 हैं, ये 4 एग्जाम तो बिल्कुल आसान वाले हैं। ये 4 पोस्टुलेट बिल्कुल आसान वाले हैं। 5th वाला पोस्टुलेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, इस पर हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे और इसको समझ लेंगे, बहुत आसान वाले तरीके से समझेंगे, है ना। तो पहला जो पोस्टुलेट दिया था वो था अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसको आप ऐसे समझो, सपोज करो आपके पास कोई एक पॉइंट है P, है ना। मैंने आपसे पूछा इस पॉइंट P से कितनी लाइनें आप बना सकते हो, तो आपने कहा इनफाइनाइट लाइन। मतलब कैसे लाइन बना सकते हो इनफाइनाइट? ऐसे आपने बनाकर दिखा दी, बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी लाइनें बना सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक बना सकते हैं, है ना, पॉइंट P। इसके बाद सपोज करो मैंने फिर से आपको एक पॉइंट दिया, पॉइंट Q, फिर मैंने आपसे पूछा आप इस यहाँ से कितनी लाइनें बना सकते हो, तो आपने आंसर दिया इनफाइनाइट। कैसे? यहाँ से इस तरह से एक लाइन बन जाएगी,
यहाँ से बन जाएगी इस तरह से लाइन, बहुत सारी लाइनें आप बना सकते हो, है ना, इस तरह से, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन और चल रही होगी, आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपने देखा कि पॉइंट P में भी है और पॉइंट Q में भी है ना। ये पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में एक लाइन बनी है। यहाँ पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में ऐसी कितनी लाइन आप पास करा सकते हो? तो आप देखो, ये वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सब इधर जा रही होंगी, पॉइंट Q की तरफ जाएंगी क्या? नहीं। इधर वाली सारी लाइनें नहीं। आप और खींच लो, यहाँ कितनी भी लाइनें खींचोगे, सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो किसकी तरफ जा रही है? पॉइंट Q की तरफ। यानी कि दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक यूनिक लाइन ही खींची जा सकती है। कितनी लाइनें होती हैं? एक यूनिक लाइन, ठीक। तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये बात आ गई समझ में? ठीक। दूसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफाइनेटली। इस बात का मीनिंग क्या है? आप अभी जो हम मैथमेटिक्स में लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें आपने लाइन सेगमेंट टर्म पढ़ा है ना। लाइन सेगमेंट को आपने क्या कहा था? दो पॉइंट के बीच में एक जो लाइन खींची आपने, वो क्या है? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आपने पढ़ा है कि इसको इधर भी खींचा जा सकता है, आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इधर भी, और इसको खींचकर क्या बनाई जा सकती है दोनों साइड से? लाइन। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। और ये क्या बन गई? एक लाइन। कितनी बड़ी बना सकते हो? तो आंसर है इनफाइनाइटली, जितनी हम चाहें उतनी बना सकते हैं। इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक। तीसरा है हमारे पास, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड विद एनी सेंटर, है ना। आपने यहां पर सेंटर लिया, आप अगर चाहो तो छोटा सर्कल बना सकते हो, अगर आप इसी सेंटर से चाहो तो बड़ा सर्कल बना सकते हो। आप सेंटर जरूरी नहीं है यहां पर रखो, आप बोर्ड पर सेंटर यहां पर रख लो, है ना। आप इतनी बड़ी रेडियस का सर्कल बना सकते हो। तो हम अगर सर्कल बनाएंगे तो सेंटर कहीं भी ले सकते हैं और कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वो क्या था हमारे पास? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। इस बात का क्या मीनिंग है? सपोज करो ये आपके सामने बना हुआ है एक ट्राइंगल, इसमें यहां पर एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। ये आपके सामने बना हुआ है एक रेक्टेंगल, इसमें एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? राइट एंगल। ये एंगल क्या है? राइट एंगल। और भी आप कुछ बना लो, सपोज करो आपने सर्कल बनाया, सर्कल में यहां पर एंगल बन रहा है कितना? 90 डिग्री। फिगर कैसा भी हो, जितने भी राइट एंगल होंगे वो सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी कि इन सबके जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपने पढ़े हैं, कितने होंगे? 90 डिग्री। ये बात आ गई समझ में? तो इस बात का मीनिंग ये है कि कितने भी सॉलिड फिगर ले लो, कितने भी फिगर आप बना लो, कहीं पर भी अगर राइट एंगल आएगा उन सबको आप आपस में इक्वल ले सकते हो, ठीक। ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ पोस्टुलेट तक तो ये सारी कहानी बिल्कुल आसान वाली है। पहली वाली बात बिल्कुल आसान है, दो पॉइंट के बीच में एक लाइन खींची जा सकती है, उस लाइन को इधर और इधर कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, किसी भी सर्कल को किसी भी सेंटर कितनी भी रेडियस से आप खींच सकते हो, ठीक। और फोर्थ, कहीं भी राइट एंगल बनाओ, किसी भी फिगर में बनाओ, वो सब आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये फोर पोस्टुलेट हो गए। इसके बाद ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको हम ध्यान से समझते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। कहां पर फॉल करानी है? टू स्ट्रेट लाइन पर, ठीक। सच दैट दे मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मैं बनाता हूं यहां पर दो लाइन है, एक लाइन ये बना दी मैंने L, और एक और मैंने लाइन ले ली ये M। ये क्या है? दो स्ट्रेट लाइन है, सीधी कर्व तो नहीं है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इस पर मैंने एक लाइन फॉल कराई, अनदर लाइन सपोज करिए R। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटीरियर एंगल
ये कैसे एंगल है, ये कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना। ये भी आप फिर से अभी एक्सटीरियर मत बोलो, ये भी इंटीरियर है, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल। अभी के लिए ये बोलो आप, ठीक। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटीरियर एंगल लेस देन 2 राइट एंगल, लेस देन 2 इंटू राइट एंगल का मतलब कितना, मतलब 180 डिग्री। तो वो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं लेस देन 2 राइट एंगल, इसकी जगह मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से लेस आपको इधर दिखाई दे रहा है या इधर दिखाई दे रहा है, इस साइड में दिखाई दे रहा है ना। 180 डिग्री से ये क्या है, लेस है। तो हम क्या कहेंगे, आगे उसने क्या बोला है, इफ प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो वही कह रहा है कि अगर इनको और आगे तक इंडिफाइनेटली खींचा जाए तो ये किस साइड में जाकर मिलेंगी, ये उस साइड में जाकर मिलेंगी जहां पर इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री का हो या 2 राइट एंगल का हो, है ना। फिर से इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटीरियर एंगल लेस देन 2 राइट एंगल, है ना। देन इफ दे प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली then they meet on that side where the sum of interior angle is less than 2 right angle। बिल्कुल सिंपल है। तो हमें क्या बात आ रही है समझ में, कभी भी कोई दो लाइन बनाई जाए, अगर वो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस नहीं है, एग्जैक्टली कैसा है 180 डिग्री, तो वो लाइनें कैसी रहेंगी, पैरेलल। लेकिन अगर कभी भी उनके किसी भी इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम आ गया, तो अगर उनको आगे जाकर कभी खींचा जाएगा तो वो आपस में जाकर मीट कर जाएंगे। ये समझ आ गई बात। ये है आपके पास 5th पोस्टुलेट, ठीक। इनमें से किसी भी पोस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, है ना। ये सब के सब क्या है, सेल्फ एविडेंट हैं, ये खुद में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप इनको देखकर ही समझ सकते हो, कोई प्रूफ इनका नहीं कर सकते हो, ठीक। इनमें से जो 5th पोस्टुलेट है ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए हमने इसके बार ज़्यादा टेंशन दिया। ये तो बिल्कुल आसान थे, समझ में आते थे। तो हमने क्या किया, इनके बहुत छोटे वाले और स्मॉल वाले वर्जन बना लिए, जिनको छोटा सा ये याद करने में भी थोड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, इसको छोटा करके एक स्मॉल वर्जन बना लिया इसका। वो स्मॉल वर्जन हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी 5.2 वहाँ पर जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपने यूक्लिड के एग्जाम्स भी पढ़ लिए, पोस्टुलेट भी पढ़ लिए, उनके बेसिस पर हमें कुछ आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के बारे में, आपको रीजन भी देना है अपने आंसर का, या आपने जो ट्रू बताया है तो उसका रीजन क्या है और फॉल्स है तो उसका रीजन क्या है। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स, है ना। फॉल्स क्यों है, हमने ये पढ़ा था कि दो लाइन के बीच में एक सिंगल लाइन होती है ना। ये पढ़ा है हमने एग्जाम्स में। हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन होती है ना। तो एक पॉइंट से कितनी लाइनें आप खींच सकते हो, इनफाइनाइट, है ना। जितनी आप चाहो उतनी लाइनें यहाँ पर बना सकते हो इस तरह से, ठीक। तो ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है, एग्जाम या पोस्टुलेट 1 से, है ना। सेकंड, there are an infinite number of line which pass through two distinct point, false। ये भी आपने कहाँ से सीखा है, पोस्टुलेट नंबर, यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 1 आएगा, यहाँ पर भी रीजन में क्या आएगा, पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट 1 कहता है कि दो पॉइंट के बीच में एक यूनिक लाइन होती है ऑलवेज, ठीक है। थर्ड पर आ जाते हैं, आपको अब थर्ड भी, फर्स्ट थर्ड सब समझ में आएगा। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली ऑन बोथ साइड, ट्रू। बताओ आप ये कब कौन से पोस्टुलेट से सीखे, हाँ वेरी गुड, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है किसी भी एक लाइन सेगमेंट को बोथ साइड इंडिफाइनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पर आ जाते हैं।
इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। एग्जाम नंबर 4, एग्जाम नंबर कौन सा है? 4। क्या कहता है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल सर्कल, तो इसका मतलब इनकी रेडियस आपस में कैसी होंगी? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये दो बुक क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ्स की दो बुक कैसी हैं? आइडेंटिकल, तो इनकी लेंथ आपस में कैसी होंगी? इक्वल। ब्रेड्थ भी इक्वल होंगी और हाइट भी इक्वल होंगी। इसी तरह से इसमें कह दिया कि दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियस, डायमीटर सब कुछ क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ 5th पर। 5th वाला बताओ क्या कह रहा है? अच्छा, फिगर दे रखा है हमें, वो कह रहा है ए बी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो ए बी इक्वल होगा क्या एक्स वाई के? कैसे पता चला? हाँ, वेरी गुड, एग्जाम नंबर 1 है ना, जिसमें वो कहता है कि अगर दो चीजें आपस में इक्वल है सेम थिंग के, तो वो भी आपस में भी कैसी होंगी? इक्वल। इफ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। यूक्लिड ने जो अपनी बुक में 13 चैप्टर बनाए थे, उनमें से मैंने एक आपके सामने लिखा, एक स्टेटमेंट में आपके सामने लिखता हूँ, वो है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। यूक्लिड ने ये स्टेटमेंट दिया, ये लिखा उन्होंने अपनी बुक में। ओके, अब पॉइंट क्या होता है, इसको पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया कि पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये पार्ट क्या होता है। बोर्ड पर जितनी चीज़ें लिखी हैं उन सब में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा ये पॉइंट क्या होता है, तो आपने कहा जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो आपने मुझे एक नया टर्म सिखाया, पार्ट। फिर मैंने आपसे पूछा पार्ट क्या होता है, तो आपने कहा कि पार्ट इज समथिंग विच ऑक्यूपाई एरिया। पार्ट इज समथिंग, जैसे ये इसका, इस बोर्ड का इतना ये क्या है, एक पार्ट। तो मैंने आपसे पूछा पार्ट क्या होता है, तो आपने कहा पार्ट इज समथिंग विच ऑक्यूपाइड एरिया। अब आपने एक और नया टर्म सिखा दिया मुझे, क्या? एरिया। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि एरिया क्या होता है, तो फिर आपने एरिया की एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी मुझे। फिर अगर आपने गलती से भी वहां पर यूज कर लिया लेंथ, है ना, या आपने गलती से भी यूज कर लिया ब्रेड्थ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा लेंथ क्या होता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा ब्रेड्थ क्या होता है, मैं तो मानूंगा नहीं। तो फिर जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा ये तो एंड ही नहीं होगा इसका कभी, आप तो पूछते ही रहोगे जब भी एक डेफिनेशन बनाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं, यूक्लिड ने जो ये बनाए हैं एग्जाम्स, या यूक्लिड ने जो अपनी बुक में जो 13 एलिमेंट लिखे थे, है ना, उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, बिना प्रूफ के ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ से क्या टर्म बनकर बना, हमारे सामने जो बनकर आया वो टर्म सबसे पहले एग्जाम्स यूज हुआ था। तो ये वो टर्म है जिनको मान लिया गया है, जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको प्रूफ करने के लिए चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी डेफिनेशन को, बहुत सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने एग्जाम्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये बात आ गई समझ में? ओके, इसके बाद एक्सरसाइज है 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कुछ डेफिनेशन लिखने के लिए बोला है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आर देयर अदर टर्म दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ओके, उसने कहा कि आप सबसे पहले डेफिनेशन दीजिए किसकी, पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपने लिखी कि एक्स और वाई किसी भी प्लेन में
x और y, ये x कोई एक लाइन है और y एक लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन कहलाएंगी। कब? अगर इन दोनों का कोई भी पॉइंट आपस में कॉमन ना हो। जैसे x लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो सब यहाँ पर हैं, y लाइन के जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर हैं, ये इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइन है P, ये एक लाइन है Q, इनका ये वाला पॉइंट कैसा है? कॉमन। तो फिर से पैरेलल लाइन क्या होती हैं? तो आंसर पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब आप इस डेफिनेशन को देखो और इस डेफिनेशन को देखकर ये बताओ कि क्या कोई और ऐसा टर्म तो इसमें नहीं आया है जो आपको डिफाइन करना चाहिए। तो आंसर है पॉइंट, है या नहीं? पॉइंट है। और पॉइंट को यूक्लिड ने डिफाइन किया था, क्या कहा था? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ये बात आगे समझ में? उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये यूक्लिड ने बता दिया था हमें पहले। ओके, नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन सेकंड पार्ट में पूछा है। तो टू लाइंस x एंड y आर इन अ प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ठीक है, मैंने कोई लाइन बनाई x, कोई एक लाइन बनाई y, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइनें कैसी थी? पैरेलल। और ये अगर इनमें एक पॉइंट कॉमन आ गया तो ये लाइनें क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाएंगी? लेकिन अगर ये इंटरसेक्टिंग हैं और सच दैट कि इनके बीच में बनने वाला एंगल कैसा है? राइट एंगल, तो हम इन लाइन को क्या कहने लगेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन को परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन आप सीख गए। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कहाँ पर? राइट एंगल पर, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। क्या इस डेफिनेशन में कोई टर्म ऐसा है जो हमें डिफाइन किया जाना चाहिए फिर से? तो आंसर है हाँ, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये डिफाइन होना चाहिए, है ना? अच्छा, ये इसकी अलग से एक डेफिनेशन होती है राइट एंगल की। और इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब आप समझ गए? इंटरसेक्ट, जिनमें कोई भी दो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट क्या हो? कॉमन, तो वो इंटरसेक्ट होगा। राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल तो अगर देखो आप कोई भी एक रेवोल्यूशन करते हो, एक चक्कर लगाते हो किसी एक जगह का, घूमते हो, उसका 1/4 जो एंगल मेजरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? जब आप कंप्लीट घूमते हो तो कितना घूम लेते हो? बताओ प्यारे बच्चों, उसका 1/4 क्या होगा? बताइए। तो 1/4 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन मेक एंगल 90 डिग्री एंड दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। तो इन सबको फर्दर और डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लाइन सेगमेंट, ये बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन है जो आप पहले से जानते थे कि दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक। अब इसमें आप देखो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको डिफाइन करनी है। हाँ, पॉइंट तो है, ठीक है, ये पॉइंट आपने देख लिया, है ना। अब पाथ क्या होता है ये भी पूछोगे आप, है ना। तो पाथ की एक स्पेशल डेफिनेशन बनानी चाहिए हमें, है ना। तो जितने भी आप ये डेफिनेशन पढ़ते जा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो आप सोचोगे कि ये पाथ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, सरफेस का क्या मतलब है, प्लेन का क्या मतलब है ना। इन सब की फर्दर और ज़्यादा डेफिनेशन हमें चाहिए, है या नहीं है, ठीक। इसके बाद रेडियस। रेडियस क्या होता है? ये देखिए, ध्यान दीजिए, सर्कल, सबसे पहले तो रेडियस की डेफिनेशन आप बता दोगे। रेडियस की डेफिनेशन जब आप बताओगे तो वहां पर एक टर्म यूज हो रहा होगा, क्या? सर्कल। अब हमें यह पता होना चाहिए सर्कल किसे कहते हैं, तब तो रेडियस की बात पता चलेगी, है ना। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है।
सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज व्हाट? डिफाइन कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल. दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल and the distance between that fixed point and any point of the circle is called radius. The line joining the center of the circle and any point on the circle is called radius. ठीक, तो इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी? एक तो सर्कल को डिफाइन करो. सर्कल क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये कुछ टर्म आते हैं बीच में डेफिनेशन में जो डिफाइन करने चाहिए. ओके, इसके बाद स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड, वो विद ऑल इक्वल साइड्स. रेक्टेंगल आप जानते हो पहले से. रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम. ये आप पहले ही डिफाइन कर चुके हो, है ना. रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना. और एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. अब आपने कहा कि अगर इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो बस इसकी डेफिनेशन में इतना चेंज कर देते हैं कि इसकी ऑल साइड कैसी कर देते हैं? इक्वल. तो अब एंगल वही है, बस साइड इक्वल हो गई. अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? स्क्वायर. सो व्हाट इज स्क्वायर? आंसर स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विच ऑल साइड इक्वल. और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री. पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, विद ईच एंगल 90 डिग्री. ये आपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन बता दी, ठीक है ना. इस तरह से हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन. लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. यूक्लिड के एग्जाम्स पढ़े थे, है ना. और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? एक पोस्टुलेट्स. एग्जाम्स क्या होते थे? एग्जाम्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ये सेल्फ एविडेंट हैं, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, केवल कुछ एग्जाम्पल से इनको समझा जा सकता है ना. ये सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था. और उन्हीं एग्जाम्स में से कुछ ज्योमेट्री के लिए बनाए थे, उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया था? पोस्टुलेट्स. ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था. यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था पॉइंट के बारे में. क्या क्या स्टेटमेंट था, याद है आपको? हाँ, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. ये स्टेटमेंट वहाँ पर उन्होंने दिया था, है ना. ओके, लेकिन इसमें जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तो मैंने ये देखा था कि अगर मैं पॉइंट की डेफिनेशन कुछ बनाता हूँ तो उसमें कुछ ऐसे टर्म आ जाते हैं जिनको फर्दर डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है ना. फॉर एग्जांपल, जैसे पॉइंट की डेफिनेशन में ये टर्म आया था पार्ट, तो मैंने आपसे पूछा था पार्ट किसे कहते हैं, तो आपने कहा था समथिंग विच ऑक्यूपाइड एरिया. फिर मैंने आपसे पूछा एरिया किसे कहते हैं, फिर आपने कहा एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. फिर मैंने पूछा लेंथ किसे कहते हैं, है ना. तो ये एक चेन बनती जा रही थी, है ना, जिसमें बहुत सारे टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने ये देखा कि यूक्लिड ने कुछ एक पॉइंट समराइज किए थे, चारों तरफ ज्योमेट्री को देखा और समराइज किए कुछ पॉइंट. उन पॉइंट को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, उन टर्म को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो. तो ऐसे टर्म का हमने क्या नाम रख दिया? वो कैसे टर्म हैं? अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, तो ज्योमेट्री, जितनी भी ज्योमेट्री आप पढ़ोगे उनमें से कौन से टर्म ऐसे हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिनको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा जा सकता है? उनमें से जो पहला टर्म है वो है पॉइंट. सबसे पहली चीज क्या है? पॉइंट. पॉइंट की ये जो डेफिनेशन है इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप. लाइक अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट. अगर आपने मुझसे कहा सर बोर्ड पर एक पॉइंट बनाओ, तो मेरे हाथ में एक चौक है, मैंने इससे एक डॉट बनाया. ये क्या बन गया बोर्ड पर? एक पॉइंट. क्या ये इसकी डेफिनेशन है कि चौक से एक फाइन डॉट बनाओ उसको पॉइंट कहते हैं? नो, दिस इज एन एग्जाम्पल, है ना. तो इसका मतलब बोर्ड पर मैंने ये जो लिखा है ये क्या है? एक एग्जाम्पल. ये बात आ गई आपको समझ में?
अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट और पेपर। ठीक है, तो ये एक पहला अनडिफाइंड टर्म है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें करना है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें वो आपसे ये पूछेगा कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो और इसमें से देखकर ये बताओ कि क्या इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म हैं या नहीं है। तो हम पहले ये जान लें कि अनडिफाइंड टर्म कौन कौन से हैं। पहला आपको पता चल गया कौन सा है, पॉइंट। दूसरा है प्लेन। अगर कहीं पर कभी भी आप कोई एग्जाम पढ़ रहे हैं, पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं और वहां पर अगर लिखा हुआ मिला आपको प्लेन, तो आप समझ जाएंगे ये कैसा टर्म है, अनडिफाइंड टर्म। इसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ये बोर्ड एक प्लेन है। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन। क्या ये इसकी डेफिनेशन है? नो, ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल, जो कि वेरी क्लोज एग्जाम्पल है कि इसको प्लेन, अगर मैं जब कहता हूं ये बोर्ड एक प्लेन है तो आपको समझ में आ जाता है कि प्लेन क्या होता होगा, है ना। ये बात आ गई आपको समझ में, तो ये एग्जाम्पल समझ सकते हो। इसी तरह से आप जैसे सीट ऑफ पेपर, कोई एक पेपर है ना, वो पेपर क्या होता है, एक प्लेन। आपकी नोटबुक है वो क्या है, एक प्लेन जिस पर आप लिखते हो, है ना। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल। प्लेन आपको समझ में आता है, प्लेन वर्ड का बहुत यूज होने वाला है ना। तो आप क्लियरली समझ लो, देखो ये एक प्लेन है ना। इस प्लेन में ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, जब भी आपको कभी ये बोला जाए कि मैं एक प्लेन में कुछ बना रहा हूं, तो इस बात का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। ये चौक है, इस चौक से मैं इस प्लेन पर कुछ लिख रहा हूं, मैंने कुछ भी बनाया, पूरा बन गया। चौक जब तक मैंने उठाया उससे पहले सब कुछ बन गया था। तो मैं क्या कहूंगा, ये लाइन कहां लाई कर रही है, इस प्लेन में। कहां लाई कर रही है, इस प्लेन में। ठीक है, फिर से ये चौक है, मैंने यहां से लिया, अब मैं फिर से कुछ खींचने वाला हूं, आपको दिखाई दिया क्या, नहीं। इसका मतलब ये लाइन जो मैंने बनाई है वो कहां लाई नहीं कर रही है, इस प्लेन में। ये बात आई समझ में आपको, ठीक। तो वो कहां पर लाई कर रही होगी, यानी कि यहां पर एक प्लेन रहा होगा। अगर यहां पर वो प्लेन होता, यहां पर बोर्ड अगर मैं यहां बना देता और मैं उसको ऐसे खींचता, आपको दिखाई देता। तो यानी कि ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है। यानी कि प्लेन पर जब भी मैं पेन से लिखता हूं बिना उसको उठाए हुए, है ना, तो वहां पर वो दिखाई देता है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आपको एक लेटर लिखकर दिखाओ एक्स, तो देखिए ये लिखा है एक्स, आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक्स लेटर कौन से प्लेन में है, इस प्लेन पर। ठीक, मैंने ऐसे लिखा, आपको दिखाई दिया क्या, नहीं। क्या वो किसी प्लेन में नहीं बनाया गया, हाँ बनाया गया। कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में, जो अभी यहां नहीं है। अगर होगा तो वहां पर लिख जाएगा वो। समझ में आ गया आपको, ठीक। अब फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। और तीसरी चीज ये जो बाहर है ये क्या है, जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ना। अभी तक आप क्लास 9th में जो पढ़ रहे हो वो 2D पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, 2D, 2 डायमेंशन। यानी आप एक्स एक्सिस बता देते हो और वाई एक्सिस बता देते हो, है ना। समझ में आता है ना। अभी आप तीसरी एक्सिस और पढ़ोगे आगे वाली क्लास में, वो कौन सी होगी, जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो देखो, अगर कोई चीज मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपको पोजीशन बतानी है इसकी, यहां पर ये पोजीशन बतानी है आपको, ये कहां पर है ना। तो आप इसको कैसे कैसे बताओगे। एक तो यहां से देखो, उधर उस वाली वॉल से ये कितना है ना, टॉप से कितना है और यहां से कितना है। तो ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी है, और इधर से ये कितना, ये कौन सी है, ठीक। अब आपको अगर इस बोर्ड पर मैं इसको बनाने के लिए दे दूं तो आप कौन कौन सी बना पाओगे बताइए, एक्स एक्सिस बना दोगे आप, और कौन सी बना दोगे, कौन सी नहीं बना पाओगे। ये समझ आया। तो ये प्लेन का पूरा स्टार्टिंग बेसिक है ये, है ना। तो प्लेन को हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेकर समझा रहा था, लाइन का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा था। तो ये क्या है, एक अनडिफाइंड टर्म। ओके, इसके बाद थर्ड आप याद रखिए, थ्रू आउट द ज्योमेट्री आपको एक और टर्म मिलेगा, लाइन। लाइन भी क्या है, एक अनडिफाइंड टर्म। ये अनडिफाइंड टर्म का मीनिंग ये हो गया कि आपने आपके पास कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसकी, है ना। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो हमने क्या किया, इसको बनाने का एक एग्जाम्पल बनाया। कैसे, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हमने एक पेपर लिया और उस पेपर को बीच में से मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जब आप खोलोगे तो वहां पर एक क्रीज आ जाएगी,
वो क्रीज का हमने क्या नाम रख दिया, लाइन। सबसे पहली डेफिनेशन बेसिक वाली ये बना ली, है ना। तो ये लिख लिया मैंने, इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिकल लाइन, ठीक है ना। या फिर एक और तरीका बना लिया, ऐसे आपके पास रूलर होता है, रूलर की जो एज होगी उसको क्या कहेंगे, लाइन। ये भी क्या है, एक लाइन, है ना। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, ठीक। ये बात आगे समझ में। सो व्हाट आर द अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 नंबर 3 लाइन, ये 3 बनाए गए हैं, ठीक है। यहां तक याद रखोगे। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। एक्सरसाइज खोल लीजिए आप 5.1 सॉरी, और उसका आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमें, 3rd। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसीडर 2 postulate given below, given any 2 distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B। ओके, हमें 2 postulate given है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। postulate given है, उस postulate का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो ये कह रहा है कि गिवन 2 पॉइंट A एंड B, 2 पॉइंट गिवन है A एंड B, ठीक है। आगे पढ़ता हूं, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज लाई इन बिटवीन A एंड B। अब मैंने आपको प्लेन समझा दिया, ठीक। ये बताओ, मैं C पॉइंट यहां बना रहा हूं, C दिख रहा है आपको, इमेजिन करो मैं C बना रहा हूं, किसके बीच में बना रहा हूं, A और B के बीच में। क्या मैं इस प्लेन पर बना रहा हूं, नहीं, क्लियर है। क्या उसने कहीं पर भी बताया है कि कौन से प्लेन में बनाना है, नहीं। ये बात आ रही है समझ में। तो इसको ध्यान रखना कि मैं C पॉइंट इसको बीच में यहां भी बना सकता हूं और कहीं भी बना सकता हूं। तो दोनों, कोई प्लेन उसने डिफाइन नहीं किया है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। अब पहले तो वो ये कह रहा था कि A, B और C कहां पर होंगे, C पॉइंट A और B के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये सेम लाइन पर होंगे। फिर वो ये कह रहा है कि A और B के बीच में C पॉइंट कहीं बाहर भी हो सकता है। दो बातें कही हैं। पहली बात क्या कही है कि अगर ये एक लाइन है A और B, है ना, A और B, तो C पॉइंट कहां पर लाई कर सकता है, इसके बीच में, इस लाइन पर। फिर उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि A और B ये पॉइंट हूं, इनसे बीच में एक लाइन बना लो, लेकिन हो सकता है कि C पॉइंट इस पर लाई ना करता हो। ऐसा हो सकता है या नहीं करता है। क्या ये वाला पोस्टुलेट इस पोस्टुलेट को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली वाली चीज मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर A और B 2 पॉइंट हैं तो वो C पॉइंट अगर होगा तो वो उनके बीच में होगा। पहले मैंने आपको एक एग्जाम दे दिया, यानी कि आपको मानना ही पड़ेगा कि C पॉइंट अगर अब कभी हुआ तो कहां पर होगा, बीच में, इन बिटवीन द A एंड B। फिर मैंने आपको दूसरा पोस्टुलेट दिया बाद में, वो मैंने आपसे कहा कि A और B 2 पॉइंट हैं, उनके बीच में C पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। C पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यानी कि जो मैं पहले बात कह रहा था अब मैंने चेंज कर दी। पहले तो मैं ये कह रहा था कि बीच में ही हो सकता है, अब मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोस्टुलेट है सेकंड वाला, वो फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब जब भी हम देखो, एक चीज और समझो, आप कभी भी अगर एग्जाम्स को पढ़ते हो, है ना, तो आपने पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे एग्जाम्स पढ़ लिए, है ना, यूक्लिड के। इनमें से कोई भी एग्जाम्स किसी भी दूसरे एग्जाम को क्या नहीं करता है, कॉन्ट्राडिक्ट। आपने देखा था 7 पढ़ाए थे मैंने आपको, यूक्लिड के 7 एग्जाम्स देखे थे आपने, 5 पोस्टुलेट देखे थे। कोई भी किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या, नहीं, है ना। लेकिन यहां पर ये जो पोस्टुलेट दे रखे हैं, ये पहले वाले को दूसरा वाला क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट इसको कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म,
आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, है ना। तो सबसे पहले तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? अनडिफाइंड टर्म कौन कौन से? पहले तो इसमें ये देखो, हाँ, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, पहला तो मिल गया हमें पॉइंट, दूसरा क्या मिला? ठीक है, लाइन मिल गया। और भी कुछ है क्या? प्लेन तो नहीं आया ना कहीं? नहीं, ठीक है। तो हमें, ठीक है, सबसे पहला आंसर आप समझ गए कैसे दिया? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? तो आंसर है यस। कौन कौन से हैं वो? पॉइंट एंड लाइन। ठीक। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? आंसर है यस। यस, व्हाई? बिकॉज इनका एक स्टेट, ये जो सिचुएशंस हैं ये कैसी हैं? डिफरेंट सिचुएशन है। एक ही पोस्टुलेट में उन्होंने क्या किया? डिफरेंट सिचुएशन को दिखाया है, सच दैट कि एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। तो ऐसे एग्जाम्स या ऐसे पोस्टुलेट जिसमें एक किसी दूसरे को प्रीवियसली जो कि प्रूव्ड है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पोस्टुलेट। याद रखोगे? ठीक। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट? नो। थर्ड का आंसर क्या है? नो। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में किसी को फॉलो नहीं करते हैं। आपने यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट पढ़े हैं, उनमें से किसी में ये वाले पोस्टुलेट आए थे क्या कि पॉइंट सी किसी के बीच में लाई करता है? आंसर नो। लेकिन ये यूक्लिड के एग्जाम्स को फॉलो करता है, वो वाले एग्जाम्स नहीं जो मैंने आपको 7 बताए थे, उसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, उन एग्जाम्स का हमने कुछ नाम रख दिया है, पर्टिकुलर नाम है, वो है इंसिडेंस एग्जाम्स। क्या नाम है? इंसिडेंस एग्जाम्स। ठीक। इंसिडेंस एग्जाम्स ये कहां से निकल कर आए हैं वो मैं आपको समझाता हूं। आपको सबसे पहला पोस्टुलेट आप खोलो बुक में, पोस्टुलेट 1 मिला। पोस्टुलेट 1 के नीचे आपको एग्जाम 5.1 लिखा हुआ मैं दिखा होगा, दिखा? ये एग्जाम वो वाले एग्जाम में से नहीं है, 7 वाले में से। ये पोस्टुलेट की हेल्प से बनाया गया है ना, पोस्टुलेट 1 की हेल्प से। क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। तो ये वाले जो एग्जाम्स है ना, जो पोस्टुलेट के बाद समराइज करके बनाए गए थे, इनका नाम मैंने क्या रख दिया? हमने क्या रख दिया? इंसिडेंस एग्जाम। अब ये इंसिडेंस एग्जाम होते क्या है इनको समझ लो आप 1 बाय 1। सुनो ध्यान से। नंबर 1, अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट दूं, पॉइंट सपोज करिए P, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो आप आंसर देंगे इनफाइनाइट। क्लियर है? ठीक। फिर से मैं अगर आपको कोई एक पॉइंट दूं Q और मैं आपसे पूछूं कि इससे कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो आप आंसर देंगे फिर से क्या? इनफाइनाइट लाइन। नंबर 1 का आंसर आपको पता है। अब नंबर 2 सिचुएशन सोचिए आप। P और Q को मिलाकर, P और Q को मिलाकर कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं? तो आंसर है एक यूनिक लाइन बनाई जा सकती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक। दूसरा आंसर भी आपको पता था। अब तीसरा सिचुएशन सुनिए आप। ये जो लाइन है PQ, इस लाइन PQ पर मैंने कहा R एक कोई पॉइंट है। इस PQ लाइन पर R कोई एक पॉइंट है। तो बताइए इस PQ लाइन पर और कितने पॉइंट बनाए जा सकते हैं? सोचिए। इनफाइनाइट। कितने पॉइंट बन सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। PQ क्या? P और Q एक पॉइंट है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट का आपको नाम बता दिया कि R इनके बीच में कोई एक पॉइंट है कहीं पर भी। तो फिर मैंने पूछा कि R के अलावा कोई और पॉइंट बनाया जा सकता है इससे? तो आपने कहा हाँ बनाया जा सकता है। यहां बना दो कुछ भी X, यहां बना दो कुछ भी Y, ऐसे कितने बना सकते हो आप? इनफाइनाइट। तो आपको थर्ड का आंसर भी पता चल गया, इनफाइनाइट। देखो फर्स्ट का आंसर क्या था? इनफाइनाइट। पॉइंट P से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? पॉइंट Q से इनफाइनाइट। पहले का आंसर क्लियर था, इनफाइनाइट। दूसरे का आंसर क्या था? यूनिक लाइन। P और Q के बीच में कितनी लाइन हो सकती है? एक यूनिक लाइन होगी। थर्ड का आंसर पता चल गया, लाइन PQ के बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर है? ये बात आ गई आपको समझ में? यहीं से हमने एग्जाम बनाए, इंसिडेंस एग्जाम, ये आपको समझ में आ जाएंगे। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली बिल्कुल क्लियर।
हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे बना सकते हैं, आप कितने भी पॉइंट यहाँ पर बनाते रहो, जितना आप बना सकते हो, इनफाइनाइट बन सकते हैं, है ना। ठीक, तो पहला एग्जाम आपको क्लियर है। दूसरा, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर पास इनफाइनाइट लाइन, किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। थर्ड एग्जाम, गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन बोथ द पॉइंट। क्लियर है? 2 पॉइंट गिवन है हमें, तो उनके बीच में केवल एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो दोनों पॉइंट को कंटेन करती हो। ये तीनों एग्जाम क्लियर है। पहला एग्जाम क्या कह रहा है बताओ? किसी भी लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। दूसरा क्या कह रहा है? किसी भी पॉइंट से कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं? इनफाइनाइट। तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा एग्जाम क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में कितनी लाइन हो सकती हैं? वन, ओनली वन लाइन, है ना। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, यहां तक क्लियर है। ये जो बात है, इसी से ही आप इसका आंसर दोगे। किसका आंसर? जो आप ये थर्ड क्वेश्चन अभी कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन में आपने थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखा? क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करता है? आंसर है नो। लेकिन ये किसको फॉलो करता है? एग्जाम्स को, है ना। किसको? इंसिडेंस एग्जाम्स को फॉलो करता है। कौन सा वाला बताओ देखकर। A line contain infinitely many point। यही बात तो ये कह रहा है कि C पॉइंट कहां पर होगा? बिटवीन A एंड B, तो ये इस लाइन पर लाई करता होगा, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, इट नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट बट इट फॉलो यूक्लिड एग्जाम्स। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB। ओके, बिटवीन 2 पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसके बीच में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है C। ठीक है, सच दैट गिवन है हमें, क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर, फिगर बन गया। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। देखिए, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB दिखाना है। ठीक है, दिखा देंगे। नाउ आपने एक एग्जाम पढ़ा था कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये पढ़ा था, है ना। और तो इस हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर देखूँ कि ये जो AC है और ये BC है, ये मिलकर क्या बनाते होंगे? होल, होल बनाते हैं। होल क्या है? AB। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि AC प्लस BC ये किसके इक्वल होगा? AB के। होगा या नहीं होगा? AC प्लस BC किसके इक्वल होगा? AB के। AB ऐसे ही ठीक है, ठीक, AC ऐसे ही ठीक है, ओके। बट BC किसके इक्वल है? तो BC की जगह AC लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब AB ऐसे ही ठीक है, AC और AC मिलकर क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है ना। 2 को डिवाइड में लेकर आ जाओ, हाफ ऑफ AB किसके इक्वल आ गया? ये प्रूफ हो गया। AC किसके इक्वल? हाफ ऑफ। बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे? AC प्लस BC किसके इक्वल है? AB के। ये लिख लोगे सबसे पहले, ठीक। बट BC को हम क्या लिख सकते हैं? AC। तो AC और AC मिलकर 2AC, 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो AC किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ AB। ये बात आ गई आप समझ में? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन क्वेश्चन 4 point C is called a midpoint of line segment AB। yes correct। why? AC क्या है? half of AB, इसका मतलब C क्या है? midpoint। ठीक है, ये उन्होंने डेफिनेशन दी इसकी। prove that every line segment has only one and only one midpoint। सिर्फ एक ही midpoint हो सकता है, किसी भी लाइन का सिर्फ एक ही midpoint हो सकता है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा। A B
और C इसका क्या है, मिड पॉइंट, यहाँ बनाया मैंने ये। ठीक, तो देखना मुझे गिवन क्या है, C मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट। अगर C मिड पॉइंट है, इस बात का मतलब ये है कि AC किसके इक्वल है, BC के। AC किसके इक्वल है, ये बात आ गई आपको समझ में, C मिड पॉइंट है। प्रूफ देखिए इसका, यहां पर हमने देखा C मिड पॉइंट है तो AC किसके इक्वल आ जाता है, तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया, यहां पर कोई एक पॉइंट माना, लेट D इज अ मिड पॉइंट, लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, D कोई एक ऐसा पॉइंट मान लिया C को छोड़कर कहीं पर भी, जो कि इसका क्या है, मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हो कि AD क्या रहा होगा, हाफ ऑफ AB। जब आपने देखा था ना C मिड पॉइंट था तो AC क्या था, हाफ ऑफ था या नहीं था। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि मैंने माना कि D मिड पॉइंट है तो AD क्या रहा होगा, हाफ ऑफ। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि C इज मिड पॉइंट किसका, AB का, तो हम क्या कह सकते हैं कि AC क्या रहा होगा बताओ, हाफ ऑफ AB। ठीक, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, कराओ सब। AD में से AC माइनस हो रहा है, AD माइनस AC, और हाफ AB में से हाफ AB माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां से AD किसके इक्वल आ गया बताओ, AD किसके इक्वल आ गया, AC के। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब D पॉइंट कहां पर लाई करता हो, पॉइंट C पर। तो यहां पर इसके बाद लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली when point D lie on point C। अगर D पॉइंट C पर आ जाएगा, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट माना तो वो भी यहाँ पर आ गया, कहीं और मानता वो भी यहीं पर आ जाता। इसका मतलब ये है कि C इज ओनली मिड पॉइंट। इस तरह एक फिगर गिवन है, दिख रहा है आपको फिगर, पॉइंट गिवन है, उस पर A, B, C एंड D, और हमें कुछ क्वांटिटी गिवन है और कुछ प्रूफ करना है। गिवन क्या है, AC किसके इक्वल है, BD के, और प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD। ठीक, प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। गिवन है AC इक्वल्स टू BD, ये हम कहाँ लिखेंगे, गिवन। ठीक, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट BC, कहाँ से, बोथ साइड। ठीक, AC में से सब्ट्रैक्ट कर दो BC, और BD में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, BC। तो हमने क्या एग्जाम पढ़ा है कि अगर इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जाए तो जो चीज़ इक्वल है वो इक्वल ही रहती है ना। तो AC में से BC माइनस कर दें, अगर AC में से BC हटा देंगे तो क्या बचेगा, AB, है ना। और BD में से अगर BC हटा देंगे तो क्या बचेगा, CD। ये प्रूफ हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या है। Why is exam 5 in the list of Euclid exam considered a universal truth? exam 5 क्या है बताइए, होल एज, हाँ, ग्रेटर देन इट्स पार्ट, है ना। ये था होल एज ग्रेटर देन इट्स पार्ट।
तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना गया है? तो आंसर है हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से, है या नहीं है? तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे दोगे? हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये हमने बनाया, पिज्ज़ा बना दिया, ये लो बना दिया। इसका ये क्या है, ये क्या है, एक पार्ट है ना, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास जब ये वाला पार्ट निकल गया तो बचा कितना पार्ट? इतना। ये वाला पार्ट इससे क्या है? तो ये एग्जाम्पल समझ में आता है। तो इसलिए हम कुछ भी ले लें, अगर हम कोई एक लाइन ले लें और उस लाइन के कितने भी इसकी लाइन के कुछ पार्ट बना दें, है ना, और भी बहुत सारे पार्ट बनाए जा सकते हैं, तो ये होल जो है वो अपने जितने भी पार्ट हैं उन सब से क्या है? ग्रेटर। तो इसलिए इसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल से समझाना है। थ्योरम नंबर है 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन बनाई मैंने, कोई एक ये लाइन है, सपोज करिए आप L, ओके, और मैंने एक और लाइन बनाई, सपोज करिए कोई लाइन M। ये दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट है या नहीं? दिखा आपको? सपोज करो ये कोई पॉइंट है क्या? P। ये जो पॉइंट P है ये क्या है? कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइनें अलग अलग दो लाइनें हैं तो उनके बीच में कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? तो आंसर है ओनली वन पॉइंट। एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें, सपोज करिए लाइन L एंड लाइन M, ठीक। टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूव आपको करना है कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। लाइन L एंड M कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। फिर आप क्या लिखोगे? प्रूफ। गिवन और टू प्रूफ लिखना तो आ रहा है। आप कोई भी दो लाइन ले लोगे L और M, फिर इसके बाद क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ये टू प्रूफ में आ गया। फिर इसके बाद आपको करना है प्रूफ, ठीक है। आप प्रूफ जब करोगे तो आपने सपोज कर लिया, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपने लेट कर लिया कि सपोज करो कोई एक लाइन है जो किसी दूसरी लाइन को दो पॉइंट पर कट करती है, ऐसा सपोज कर लिया आपने, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में? कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन को क्या कर रही है? दो पॉइंट पर कट कर रही है, ऐसा हमने माना, ठीक। एक बात, सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे, लेट लाइन L कट लाइन L लाइन M इंटू टू पॉइंट। ये आपका सपोजिशन है। लेकिन ये सपोजिशन कंट्राडिक्ट कर रहा है किसको? किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है बताओ? पोस्टुलेट 1 क्या कहता था? यूक्लिड का पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन हो सकती है ना? एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है क्या? नहीं, है ना। तो आप ये देखो कि बट ये यहाँ पर क्या लिखोगे फिर इसके बाद? बट इट कंट्राडिक्ट the axioms that there is a unique line between 2 points. दो पॉइंट के बीच में कितनी लाइन हो सकती हैं? एक यूनिक लाइन हो सकती है। ये हमने पोस्टुलेट पढ़ा है, ये एग्जाम्स हमने पढ़ा है ना। तो इसका मतलब जो हमने जो माना है ये हमारा सपोजिशन कैसा है? रॉन्ग, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देयरफॉर आवर सपोजिशन इज
रॉन्ग। हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को कितने पॉइंट पर कट कर रही है? 2 पॉइंट पर। और हमारा सपोजिशन कैसा है? रॉन्ग। तो सही क्या होता होगा कि कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को कितने पॉइंट पर कट करेगी? 1 पॉइंट पर। देयरफॉर L and M have only 1 point in common। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। क्या तरीका है ये इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। किसी भी चीज़ को अगर कोई भी फैक्ट आपको प्रूफ करना है ना, तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको ये एक बोर्ड नहीं है ना, ये एक टीवी स्क्रीन है, इसको प्रूफ करो कि ये बोर्ड है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बोला कि ये बोर्ड नहीं है, ये क्या है? एक, है ना। तो आप क्या करोगे? ठीक है, लेट हमने माना कि ये बोर्ड नहीं है, ये क्या है? एक टीवी स्क्रीन। बट ये एक फैक्ट है कि ये क्या है? एक बोर्ड। इसका मतलब जो हम मान रहे हैं वो क्या है? रॉन्ग। इसका मतलब हमने माना क्या था कि ये एक टीवी स्क्रीन है, अगर हम गलत है तो फिर ये क्या है? बोर्ड। ये मेथड क्या कहलाता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और ये किसके लिए यूज करते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनको प्रूफ करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक, आप कभी भी कोई एक ऐसी लाइन बना सकते हो जो किसी दूसरी लाइन को 2 पॉइंट पर कट कर रही है? नहीं बना पाओगे। इसलिए मैंने आपको बनाकर भी नहीं दिखाई, कोई भी लाइन बनेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि वो एक तो फैक्ट है कि एक लाइन को तो दूसरी लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है? गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे? हमने 2 लाइनें गिवन है, L एंड M। फिर क्या लिखोगे? टू प्रूव में क्या लिखोगे कि हमें ये प्रूव करना है कि मोर देन 1 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। फिर आप प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहली वाली लाइन में क्या लिखोगे कि हमने माना कि लाइन L और लाइन M एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करती हैं? 2 पॉइंट पर। ठीक, लेकिन यहाँ तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। किसको? एग्जाम्स को, कि वहाँ तो एक यूनिक ही लाइन ही होती है ना। 2 पॉइंट के बीच में कितनी लाइन होती है? एक यूनिक लाइन। तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब जो हमने माना वो कैसा है? रॉन्ग। तो अगर ये जो माना गया है ये रॉन्ग है तो सही क्या होता होगा? तो आंसर है L एंड M हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक, ये समझ आ गया? इस तरह से कर लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।